नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खुलासे के 30 दिन बीत चुके हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा की राम मंदिर से छुट्टी हो चुकी है। चढ़ावा चोर हवालात के अंदर हैं, लेकिन बाहर सियासी राम भक्तों की आस्था पूरे उबाल पर है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट अटैक मोड ऑन है। योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीधा टारगेट पर लिया और बार बार अयोध्या को राम मंदिर का जिक्र कर आस्था से खिलवाड़ होने की बात कहने वालों को जवाब दिया। योगी ने कहा कि आज अचानक जिनकी आस्था जागी है, ये लोग कल तक बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहाते थे। सीएम योगी याद दिला रहे हैं कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस पार्टी और राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली समाजवादी पार्टी को अयोध्या पर आस्था की बात करने का हक नहीं है। अयोध्या की बात करने का हक सिर्फ उनको है जो राम भक्त हैं। सियासत के लिए आस्था की बात करना गिरगिट की तरह रंग बदलने जैसा है। योगी जो कह रहे हैं कि वो नया नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी गठित होने के बाद से योगी इसी लाइन लेंथ पर बाउंसर डाल रहे हैं। 27 में यूपी का चुनाव भी है। अखिलेश को अगर चढ़ावा चोरी मामले में सियासी स्कोप दिख रहा है तो योगी भी सिचुएशन समझ रहे हैं। इसलिए मामला सिर्फ चढ़ावा चोरी तक अब सीमित नहीं रहा। अब सियासी लड़ाई राम मंदिर से होते हुए असली हिंदू बनाम नकली हिंदू तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल यह है कि असली राम भक्त कौन है। तो आज हम यही पता लगाएंगे इस डिबेट के माध्यम से कि भाई असली राम भक्त और नकली राम भक्त है कौन। सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर, जबकि इस मामले में राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज इसी पर सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे, जहां दीपक सोनकर, सैयद अली अब्बास, आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ेंगे। अली अब्बास प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, तो वहीं दीपक सोनकर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उससे पहले आपको देखिए बता दें कि आज फिर योगी आदित्यनाथ ने अपनी चित्रकूट की जनसभा में हुंकार भरते हुए कहा कि बर्दाश्त नहीं है राम मंदिर मामले में राजनीति। चलिए इस बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए वो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी ही सी देर में, लेकिन उससे पहले आज योगी ने क्या बयान दिया वो आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से वही सारे शब्द दोहराए जो लगातार 30 दिनों से दोहरा रहे हैं कि उनको कोई अधिकार नहीं है जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, उनको कोई अधिकार नहीं है जो बाबरी के वक्त घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं जो आज तक मंदिर दर्शन करने नहीं गए। तो ये सवाल योगी आदित्यनाथ उठा रहे हैं और एक तरफ है राजनीति करने वाले लोग यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राजनीति करते हुए ये कह रही है कि भाई राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है तो हम कैसे सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि आज योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों,
अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन तो आपने मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि अगर अपराध हुआ है तो उस पर कार्रवाई हो रही है, जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे हैं, तो उन लोगों को दिक्कत क्या है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम राजनीति नहीं करने देंगे, हिंदुओं की आस्था के साथ इन लोगों को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, ये नकली हिंदू हैं। तो अब सवाल देखिए यही उठ रहा है कि असली हिंदू कौन है और नकली राम भक्त कौन है। असली राम भक्त और नकली राम भक्त में अब एक जंग सी छिड़ गई है। बता दें कि 30 दिन हो चुके हैं जब से ये मामला प्रकाश में आया। 7 तारीख को अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद जांच शुरू हुई। 8 आरोपियों को पकड़ा गया, उनके पास से कैश बरामद हुआ है और वो 8 आरोपी जेल के अंदर हैं। ट्रस्ट की बैठक हुई थी जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और यह कहा गया कि जो भी इसमें और दोषी होगा उसे सलाखों के पीछे ही भेजा जाएगा। अब सवालों के घेरे में तो कोषाध्यक्ष भी है, लेकिन उनका कहना है कि भैया मेरा तो काम सिर्फ कोषाध्यक्ष की रक्षा करना था, तो सवाल भी तो आपसे उठाए जाएंगे, लेकिन वो भी अपने आप को साइड कर रहे हैं। वहीं चंपत राय ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं, एक एसआईटी को और एक राम भक्तों को। उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना पूरा जीवन राम की भक्ति में निकाल दिया, अब आखिरी वक्त पे इतना बड़ा कलंक लेकर तो नहीं जाऊंगा। अब क्या चंपत राय किसी बड़े खुलासे की तरफ इशारा कर रहे हैं? अनिल मिश्रा पर बड़ा आरोप लगाया गया है कोषाध्यक्ष के द्वारा। चंपत राय भी अपनी चिट्ठियों के माध्यम से बड़े इशारे कर रहे हैं। तो क्या अभी भी बड़ा मास्टरमाइंड, जो मास्टरमाइंड लगातार जो बड़ी मछली का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो अभी भी गिरफ्त से दूर है या उसे बचाया जा रहा है? एसआईटी अपनी जांच कर रही है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ये सब तो ढोंग है, ये मिली भगत है आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की और भारतीय जनता पार्टी की। ये तीनों असली आरोपियों को फंसना ही नहीं देना चाहती। राम भक्त असमंजस में है कि बात माने तो माने किसकी, विपक्ष की माने या फिर सरकार की माने, या एसआईटी जो जांच कर रही है उसकी माने या फिर ट्रस्ट की माने। अब 4 लोग हैं और एक जनता राम भक्त है जो समझ नहीं पा रहे कि भाई बात माननी है तो किसकी माननी है। समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, योगी आदित्यनाथ अपनी हर जनसभा से कह रहे। तो समाजवादी पार्टी वाले कह रहे जब गोलियां चलवाई तो आज तक किसी पर एफआईआर क्यों नहीं करवाई गई, अगर आपको लगता है कि ये संविधान के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे होते हैं या वक्फ की जमीनों के लिए अवैध कब्जे होते हैं तो उस पर कोई नहीं बोलता, उस पर कोई आंसू नहीं बहाता, उस पर कोई राजनीति नहीं की जाती, एक शब्द बोलने से डरते हैं। जब बात राम मंदिर के चंदे की है तो अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेक रहे हैं। हालांकि देखिए 2027 के चुनाव 6 महीने के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी भी ये बहुत अच्छे से समझ रही है कि अगर राम गद्दी पर बैठा सकते हैं तो गद्दी से उतार भी सकते हैं। और समाजवादी पार्टी या कह सकते हैं विपक्ष भी ये समझ रहा है कि अगर किसी को गद्दी में बिठा सकते हैं राम, तो उन्हें भी तो मौका दे सकते हैं। इसलिए राम का नाम इस समय उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। चलिए इस बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक सोनकर जी, सैयद अली अब्बास जी, आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी। सबसे पहले दीपक सोनकर आपके पास आऊंगी। आप देखिए चंपत राय 2 चिट्ठियां लिख रहे हैं, एक राम भक्तों के नाम पर और एक दूसरी चिट्ठी है, और बड़े इशारे कर रहे हैं कि अभी बहुत खुलासे होने बाकी है। क्या आपको लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है राम भक्तों से जो चंपत राय को पता है? अनम्यूट कर ले दीपक सोनकर।
जी 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 जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया था। दीपक सोनकर, देखिए चंपत राय 2 चिट्ठियां लिख रहे हैं। जांच देखिए अपनी एक तरफ चल रही है, लेकिन अब जो चंपत राय जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ट्रस्ट ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, और एक बड़ा चेहरा, प्रभावी चेहरा चंपत राय जो 2 चिट्ठियां लिख करके ये बता रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, क्या बड़ा इशारा देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी एसआईटी की कुछ रिपोर्ट आई और एसआईटी की और रिपोर्ट को आना है। सच्चाई तो ये बात की है कि कौन लोग इसमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं और कौन लोग इसमें दोषी हैं, और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, बड़े विश्वास के साथ, उत्तर प्रदेश के, जब से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जिन्होंने भी कानून को खिलवाड़ करने का काम किया या किसी प्रकार से आरोप करने का काम किया हो, तो निश्चित तौर पर उसे जांच के तहत जो दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई हुई। और इस प्रकरण में भी हमको ये देखना की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि जो दोषी है उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। समस्या क्या है कि आज कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के और चुनाव के वातावरण को बनाने के लिए आज भगवान राम के नाम का सहारा लेते हैं। समस्या इस बात की है कि वह लोग आज नाम लेते हैं जिन्होंने हमेशा से राम जी को, भगवान राम जी को काल्पनिक बताया, जिन्होंने हमेशा से भगवान राम के खिलाफ आंदोलन करने का काम किया, जिन्होंने हर वैसा से भगवान राम के मंदिर को मंदिर ना बनने के पक्ष में हमेशा खड़े रहे। लोग वो है जिन्होंने रामचरण मानस की चौपाइयों पर सवाल उठाया। तो बहुत बड़ी फेयरनेस है उनके शब्दों की, है ना। तो दूसरा ये विषय है कि हमको ये समझना भी जरूरी है कि आज चुनाव की दृष्टि से आज कोई तुष्टीकरण कर रहा है या लगातार उसके मन में सच्ची श्रद्धा या भावना, अच्छी सच्ची श्रद्धा थी तो जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब क्यों नहीं वहां जाकर के दर्शन किए। और मैं आज भी कहता हूं कि जो लोग आज इन बातों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उनके मन में आज भी सच्ची आस्था है? सच्ची आस्था है तो क्यों नहीं दर्शन करने गए, क्यों नहीं उनके चीजों को समझने गए? तो ये सब नहीं है, केवल गुमराह करना है, अफवाहें फैलाना है, चर्चाएं करना है इधर से उधर। क्यों? क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी वातावरण को तैयार करना है। देश की जनता, प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर यह जानती है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना हुई है या कोई भी विषय संज्ञान में आया है, एसआईटी की टीम उसकी जांच कर रही है, जांच का समय बढ़ाया गया है और जो संस्था है वो भी अपनी कार्रवाई कर रही है। निश्चित तौर पर सारे नाम खुल करके आएंगे, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उन पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है, अब मैं सैयद अली अब्बास आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, दीपक सोनकर ने कहा कि वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी राम मंदिर बनने का सपोर्ट नहीं किया। आप लोग वही लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते रहे, आप लोग वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। तो आज जब 2027 के चुनाव नजदीक हैं तो राम के इतने हितैषी क्यों बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन दीपक सोनकर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत सरल भाषा में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और बिल्कुल ध्यान भटकाने के लिए कि जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसे एक मामूली सी घटना बताने का प्रयास करके उन्होंने जो है उल्टा जो है विपक्षी दलों को ही आप जो है कोस रहे हैं। अरे वही सबसे पहले तो ये बताइए कि ये घटना जो है किसके सरकार में हो रही है और किसकी नाक के नीचे जो है इतना बड़ा ही घोटाला, ये आज से नहीं है। ये घोटाला जो है ये इस घोटाले की तो न्यूज 2016 से चल रही है। चंदा चोर जब जो है चंदा ले रहे थे और हम लोगों ने भी चंदा दिया था, मैंने खुद चंदा दिया था। तो ये बताइए कि उस वक्त से आज तक का जो अब रसीदें भी मिलने लगी हैं, रसीदें भी नकली छपवाए हुए थे लोग, यही लोग जो है घटना करने वाले हैं, यही लोग चंदा चोरी करने वाले हैं, यही लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, यही जज है, यही एसआईटी है। तो फिर
घटना का अनावरण कैसे होगा? हमें तो नहीं लगता कि इस घटना का अनावरण ये लोग चाह रहे हैं या करेंगे। ये सिर्फ जो है इलेक्शन का जो है 2027 के आने की वो कर रहे हैं कि इसे आस्था के नाम पे और सनातन को जो है सनातन को बदनाम किया जा रहा है, और यही इन्होंने पढ़ा पढ़ रखा है। बाकी इनको केस के अनावरण से कोई लेना देना नहीं है। ये दलितों को, पिछड़ों को तो ये अछूत मानते हैं। मंदिर में उनके जाने पे रोक है। आज तक किसी दलित को आपने, किसी पिछड़े को आपने बनाया था इसमें, किसी इस ट्रस्ट में किसी सदस्यता दी थी? आपने प्रभु श्री राम का मंदिर के शिलान्यास के समय या उद्घाटन के समय किसी दलित को बुलाया? आपने भारत की राष्ट्रपति तक का अपमान कर रखा है। आज आप जो है, आज आप आस्था के बहुत बड़े अलंबरदार बन रहे हैं। तो मैं माननीय दीपक जी से कहूंगा कि भाई इस चीज को जो है इसे हल्के में मत लीजिए। प्रभु श्री राम का पाप जो है वो जरूर चढ़ेगा इन लोगों पे जो चोर हैं। ठीक है, तो इस चीज को जल्दी से जल्दी इसका अनावरण कराइए, वरना 2027 में श्री राम जी के भक्त ही आप लोगों को इसकी सजा देंगे। या तो सही लोगों को, सही चोरों को साथ में लाएं मान्यवर। आप देखिए इससे ऐसे इतनी मीठी भाषा बोल के नहीं पीछा छोड़ने वाला आपका। ठीक है, दीपक सोनकर। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि राम भक्त इसकी सजा का जवाब देंगे। राम भक्त तो स्थापना दिवस के बाद से जवाब दे रहे हैं। राम भक्त वही राम भक्त जिन पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने गोलियां चलाई, उसका जवाब दे रहे हैं। और वो राम भक्त यह भी जान रहे हैं कि आज किस प्रकार से भगवान राम को ही, उनके मंदिर के स्थान को केवल अफवाहों के नाम पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। वही आपने कहा कि हम सब कुछ इनके हैं, सब कुछ मिलने वाले इनके हैं। आपने तो हमेशा से, ना तो आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास है, ना ट्रस्ट पर विश्वास है, या जो SIT की टीम है इस पर भी विश्वास नहीं है। आप इनको भी उसी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी की सोच क्या है, समाजवादी पार्टी की पूरी शिला क्या है। आज वो उसी SIT कमेटी को भी अपशब्द बोलने का काम कर रहे हैं, उसको भी कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। तो ये तो सोच समाजवादी पार्टी की हमेशा से रही है। दूसरी बात, हमारे भाई ने इन्हीं बातों में जोड़ते हुए ये कहा कि ट्रस्ट में इस समाज का व्यक्ति नहीं है, इस समाज का व्यक्ति नहीं। भाई सरकार ने ट्रस्ट तो बनाया नहीं, सरकार ने तो ट्रस्ट बनाया नहीं, या भाजपा के संगठन ने ट्रस्ट नहीं बनाया। और ट्रस्ट में कहीं ना कहीं सभी वर्गों की भूमिका है, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट बनाया गया। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दलित भाइयों को नेतृत्व नहीं दिया। अरे भाई, आपके सामने एक प्रवक्ता के नाते जो बोल रहा है वो भी एक दलित परिवार का हिस्सा है। मैं खुद एक दलित परिवार का हिस्सा हूं। और आपने कहा दलितों के अत्याचार की बात। साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं, अभी आप गूगल कर लीजिएगा और डालिएगा 2000 कि दलित समाज पे सबसे ज्यादा अत्याचार किस कार्यकाल में हुआ, तो निकल करके सामने आ जाएगा 2012 से 15 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में। उन अत्याचारों की बहुत लंबी सूची है, चाहे वो इटावा की घटना से लेकर के जुड़ी हो, चाहे वो बदायूं की घटना से लेकर के जुड़ी हो। और सबसे बड़ा सवाल जब खड़ा होता है जब बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़वाने का काम भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया गया। बाबा साहब के नाम पर बने हुए पार्कों को भी समाजवादी पार्टी के सरकार में बदला गया। सदरीय असली काशीराम जी के नाम पर बने हुए जिलों को, पार्कों को, विश्वविद्यालय को, उनको सबको नाम बदल करके समाजवादी पार्टी। ठीक है दीपक सोनकर, क्या आप ये मानते हैं? देखिए ठीक है, आपकी चलिए सारी बातें हम मान लेते हैं, आपकी सारी बातें चलिए ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात को एडमिट करेंगे यहाँ बैठ करके आप लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है? आपको तो ये पता तक नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है। जब अखिलेश यादव जैसे नेता ट्वीट कर रहे हैं तब तो आपको जानकारी मिल पा रही है कि मंदिर के अंदर चल क्या रहा है। और इतना बड़ा मंदिर है, हजारों कैमरों से लैस है, उसके अंदर लोग कैसे भर भर के पैसा लेकर के जा रहे थे और चोरी कर रहे थे, किसी को पता ही नहीं चला। ट्रस्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, इस्तीफा दे दिया गया और वो दो लोग अब अपना राग अलाप रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़े सबूत हैं। जो कोषाध्यक्ष है वो कह रहे हैं हमें तो कुछ पता नहीं, हम क्यों इस्तीफा दे, हमने तो कोई गलती नहीं करी है। तो सवाल पूछे जाएंगे और जवाबदेही किसी की नहीं है, यही सबसे बड़ा सवाल है।
जी आपकी बात कर हाँ जी, जवाब दीजिए। आपने जो इस्तीफे की बात करी, एक ट्रस्ट अपना एक नियम है, अपना एक उसका पॉलिसी है। ट्रस्ट में जो भी व्यक्ति इस्तीफा देता है उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, उसके कुछ अनुशासन बनाए गए, उसके नियम वो इस्तीफा हुआ है। इस्तीफे से और इन सब विषयों से इन सब चीजों को नहीं जोड़ना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ कि इस प्रकार की अफवाह फैला जा रही है। और सबसे पहली बात आपने कहा कि अखिलेश यादव जी के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, ये मुझे लगता है कि इसी प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही, इसी प्रकार की गलत चर्चाएं की जा रही है। जब भी सरकार को इस विषय की जानकारी हुई, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कब हुई सर? डेट है आपके पास कोई? डेट है आपके पास कोई? एसआईटी कब गठित हुई आपको पता है क्या? 7 तारीख से पहले गठित हो गई थी? ऐसा मैंने आपको बताया ना कि जैसे ही इस विषय की जानकारी हुई वैसे ही उस पर कार्रवाई करने का कार्य किया गया है। अब अखिलेश यादव इस बात की जानकारी देंगे कि ये कहीं सतर्क नहीं है। अखिलेश यादव अगर एक्स खेलते हैं, उनको इतनी चिंता थी एक्स पर, तो जब उनकी इतना तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, जब उनकी पत्नी पर कोई भद्दे कमेंट्स करता है, आरोप करता है, तब वो एक्स पर कोई जवाब नहीं देते। जब किसी दलित के साथ कोई घटना होती थी सरकार में, तब वो एक्स पर नहीं जवाब देते, तब वो एक्स पर नहीं आते। उनको तो शौक है ना एक्स पर जवाब देने का, तो तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो ये सब गुमराह करने की चीजें हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इसको समझना चाहिए कि जो भी इसमें दोषी होगा समय का इंतजार करना चाहिए। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, 22 तारीख से पहले और रिपोर्ट आ जाएगी। और हमारे बोर्ड ने भी बैठक करी गई है, ट्रस्ट ने भी बैठक करी गई। निश्चित तौर पर सकारात्मक निर्णय निकल करके जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई। ठीक है, सैयद अली अब्बास, आपने सुना दीपक सोनकर क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि अखिलेश यादव को अगर इतनी ही राम मंदिर की चिंता थी तो बहुत ही गुप्त रूप से सूचना दे सकते थे सरकार को, वहां के प्रशासन को, कि भाई यहां पर ऐसा चल रहा है, आप इस पर देखिए और कार्रवाई कीजिए। सार्वजनिक तौर पर इतना प्रोपेगेंडा मचाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि उनको राजनीति करनी थी, उनको चिंता नहीं है कि राम मंदिर में क्या हो रहा है, बस राजनीति करनी है, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। क्योंकि मेरे सामने बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो तो ऐसी बात नहीं कह रहे जो आप कह रही हैं। मुझे तो आप लग रहे हैं बीजेपी की प्रवक्ता, वो तो बड़ी संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी के बारे में। अच्छा, आप, मुझे लगता है कि आप बीजेपी की ठेकेदार आप बन गई हैं। सर, आप लोगों को कुछ आता जाता नहीं है क्या ये बोलने के अलावा? नहीं है, आप लोगों को इसके अलावा कुछ नहीं आता है? देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उन्हें सुन रहा हूँ, वो बड़ी संतुलित भाषा और सम्मानित भाषा बोल रहे हैं। मैंने आपको क्या मैंने आपसे क्या कहा सर? ब्लेम कर रही है। मैंने आपसे क्या कहा? नहीं कर रही है। मैंने आपसे क्या कहा सर? तो बीजेपी का प्रवक्ता बन जाइए आप लोग। तो देखिए, अगर मैं अभी 4 सवाल बीजेपी से पूछूंगी तो वो कहेंगे आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे आप बीजेपी की प्रवक्ता। हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए बस। सरकार के पैरोकार तो हैं आप। चलिए, हो तो आप क्या कर लेंगे सर? आप लोग यहाँ बैठ के धमकियां क्यों देते हैं सर? ये पहली बार हो रहा है। देखिए, ये पहली बार हो रहा है कि मीडिया जो है सवाल विपक्ष से पूछ रहा है। अरे विपक्ष की इसमें जिम्मेदारी क्या है भाई, ये तो बताइए। अरे मैंने आपसे जिम्मेदार, मैं तो उनसे पूछ रही हूँ ना, चोरी हुई। मैंने तो उनसे ये पूछा कि अखिलेश यादव जब ट्वीट कर रहे हैं तब तो आप लोगों को पता चल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने तो उनसे ये पूछा, अब बदले में वो ये कह रहे हैं। जब आपको आनी चाहिए शर्म, आपको आनी चाहिए। मीडिया का पाठ पढ़ के आप जो है मीडिया के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। और प्रोफेशन सर, आपकी मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। मैंने बीजेपी से पहले पूरे सवाल को सुनिए सर, उत्तेजित होकर मत बैठिए, उत्तेजित होकर मत बैठिए, पूरी बात को सुनिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी से अभी क्या सवाल किया, अभी क्या सवाल किया सर? अभी मैंने क्या सवाल किया बीजेपी से? यही सवाल किया ना कि अखिलेश सर, आप सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे? नहीं, आप जो है, आपने जो पढ़ा है आप उसके प्रति जो है बिल्कुल जो है वफादार नहीं है। उसके आप मुझे मत बताइए सर, आप मुझे मत बताइए, मुझे आपके प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है सर, आपके प्रमाण की बिल्कुल जरूरत नहीं है सर। सैयद अली अब्बास जी, तनख्वाह बढ़ जाएगी इससे। आप पर्सनल कमेंट पे अगर आप उतरेंगे, सुनिए, आप मुझ पर पर्सनल कमेंट मत करिए, आप मुझ पर पर्सनल कमेंट मत करिए सर। यहाँ आप बीजेपी के सवालों का जवाब दीजिए या उनको कोसिए बैठकर। आप मुझ पर क्यों उतर आए?
आप मुझ पर क्यों उतर आए? प्रभु श्री राम के सनातनियों को आप धोखा दे रही है चैनल पे बैठ के। एक्सक्यूज मी सर, अब आप अपनी भाषा शैली को थोड़ा संभाल लीजिए और सवाल सुनिए, ठीक है? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने क्या आपको कटघरे में खड़ा किया? मैंने आप सर सुनिए, आप सुनिए पहले, आप सुनिए, आप सुनिए सर, बहुत ही तरीके से मैं आपसे कह रही हूँ, थोड़ा सुनिए, सुनने की क्षमता बढ़ाइए, विपक्ष को सुनने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। सुनिए सर, ठीक है, सुनिए सर, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुनिए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि मैंने अभी भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल किया कि अखिलेश यादव ट्वीट करके सरकार को ये बता रहे हैं कि मंदिर में चोरी हुई, सरकार को पहले से क्यों नहीं पता था? मैंने उनसे ये सवाल किया, ठीक है? अब बदले में वो मुझसे ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को अगर इतनी चिंता थी तो उनको पहले प्रशासन को ये बात की जानकारी देनी चाहिए थी, ना कि उनको ट्वीट करना चाहिए था। तो मैंने उन्हीं के सवाल को उठाकर आपसे पूछा, अब आप मुझे ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं। अब अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो आप जवाब दे दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए सर। मुझसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं, ना मैं आपको जानती हूं ना आप मुझे जानते हैं। इस डिबेट तक हम हैं, आगे बोलिए। देखिए, हम डिबेट तक नहीं है, सारी आपकी जितनी भी बात है पूरा समाज और पूरा देश और विदेश देख रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस लहजे में बात की है उसको ना करके आप अपने भाषा को, अपने विलाप को आप जो माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेके, उन्होंने भी माननीय अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लिया। आप खुद, आपको एक ऐसी परेशानी है समाजवादी पार्टी के लोगों से कि आप अपने मन से सारी बात कर रही हैं। कभी पिछड़े दलितों के बारे में इस तरह तो नहीं, क्या भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट दे रही है कि समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी जिससे अखिलेश यादव से मुझे चिढ़ होगी? पिछड़े दलितों के बारे में आपने कभी कोई डिबेट की है? आपको पता है आप रोज नहीं आते मेरे डिबेट में, आप रोज हमारी डिबेट में नहीं आते हैं। अगर आपको इतनी चिंता है, तो आपका हक है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आप सवाल उठाइए। मेरा जो काम है मैं वो बाकायदा कर रही हूँ, आप मुझ पर सवाल मत उठाइए। बीजेपी का भोंपू बनती आप। अगर आप लोग इतने ही अच्छे होते तो आज सरकार में बैठे होते। जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए सर, मेरे ऊपर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है आपको। आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो सरकार में बैठे हैं, आप तो सरकार का भोंपू बजा के जो है और गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। अरे सर, आप लोग खिसियानी बिलैया खंबा नोचे वाला हाल है आप लोगों का सर। ऐसा झूठ नहीं परोसती जिस तरह से आप झूठ बोल के देश को गुमराह करना चाहती। बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे क्या जो मेरे पीछे पड़ गए? बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे हैं, बीजेपी से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं जो मेरे पीछे लग गए। सरकार बीजेपी से नहीं लड़ाई लड़ पा रहे। राम मंदिर में एसआईटी जांच कर रही है, बीजेपी के अंडर जांच कर रही, ना कि मेरे अंडर। उनसे सवाल पूछे, मेरे पीछे मत पड़िए। क्यों लापते हैं? मेन चीज जो बात है, आप एफआईआर के बारे में बात करिए। इन्वेस्टिगेशन जो है किस स्टेज पे है ये बताइए। आप नहीं सिखाइए कि मुझे क्या सवाल करना है। दीपक सोनकर, तो आप भी मुझे ना सिखाइए फिर। मैंने आपको कुछ नहीं सिखाया सर, आप अलग ही टोन में बात कर रहे हैं। ठीक है दीपक सोनकर, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए सर, आपको 5 मिनट का वक्त दिया, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पानी पीजिए। ठीक है दीपक सोनकर जी, मैं चाय ले रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। नहीं, मैं आपको जरूर जोड़ रहा हूँ सैयद साहब की, तो भाई श्री अखिलेश यादव जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को एक्स पर पोस्ट डालने का शौक है। एक्स पर वो बहुत सारी पोस्टें डालते हैं और पहले जानकारी एक्स पर ही देते हैं, मगर अगर किसी प्रकार की जानकारी उन तक सरकार बाद में ही आई होगी, अगर आई भी थी पहले, तो क्यों ना क्यों उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करते, हमेशा से सामाजिक रूप पर उसको प्रोपोगंडा बनाने का काम करते। ये उनका सवाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात सैयद साहब से ये है कि समाजवादी पार्टी के पहले प्रवक्ता नहीं है हमारे बड़े भाई। जब कोई सवाल का जवाब नहीं होता है तो उसके तर्क नहीं होते हैं, तब ये मीडिया पर सवाल करते हैं। और सबसे पहली बात मैं तो कहता हूं, कम से कम मीडिया एंकर का सम्मान ना करके, एक बड़ी बहन के नाते, एक छोटी बहन के नाते, एक बहन का सम्मान करते। ये इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, इस तरीके के अनुशासनहीनता का प्रयोग अगर किसी से उम्मीद की जा सकती है तो वो केवल समाजवादी पार्टी लोगों से की जा सकती है।
और आपने कहा एसआईटी की कमेटी की रिपोर्ट के सवाल, मैं उनका जवाब मैं स्वयं में दे देता हूँ। आपने जो सवाल पूछने की बात कही मैं उसका जवाब स्वयं में दे देता हूँ। एसआईटी ने अपनी एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है, उस रिपोर्ट पर भी तत्पर कार्रवाई हो रही है। 22 तारीख से पहले उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। निश्चित तौर पर आप चिंतित मत होइए, उस पर बड़ी कार्रवाई होगी। अब समस्या इस बात की है सैयद साहब कि आज आपको प्रभु राम की याद आती है, आज आपको प्रभु राम मंदिर की घटनाओं की ध्यान में आता है। ध्यान में एक तरफा नहीं करना चाहिए, एक तरफा बात कही और तुष्टिकरण की राजनीति। आज आपको राम भक्त नजर आ रहे हैं, आज राम की भक्ति नजर आ रही थी, आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप सम्मिलित नहीं हुए, भगवान राम को काल्पनिक बताएंगे, भगवान राम के अनुयायियों पर सवाल खड़ा करेंगे, सनातन परंपरा का अपमान करने का काम करेंगे, संतों का अपमान करने का काम करेंगे। आपने जो ट्रस्ट पर एक सवाल खड़ा किया था, मैं ट्रस्ट की भी बात आपको बता देता हूं। ट्रस्ट ने भी अपनी बैठक की है, उस बैठक में भी बहुत सारे जांच के पहलू देखे गए हैं और उन्होंने भी 3 सदस्यीय कमेटी को 22 तारीख से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। तो जो भी उसकी होगा कार्रवाई होगी। आपको इस बात पर विश्वास होना चाहिए, आपको संवैधानिक संस्थानों पर विश्वास होना चाहिए, आपको उन सरकारी तंत्रों पर विश्वास होना चाहिए जिन पर विश्वास आप 2012 के 17 के समय करते थे। ये कौन सा कार्यकाल है? आप आज संविधान पर सवाल खड़ा कर देते हैं, एसआईटी की फोर्स पर सवाल खड़ा कर देते हैं, पुलिस फोर्स पर सवाल खड़ा कर देते हैं, मगर आपको 12 और 17 के कार्यकाल में सारे फोर्स पर विश्वास था, 12 से 17 के कार्यकाल में एसआईटी पर भी विश्वास था। तो ये तर्क उत्तर प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है कि जिन्होंने लगातार भगवान राम का अपमान किया हो, भगवान राम की चौपाइयों का अपमान किया हो, रामायण का अपमान किया हो, रामचरितमानस का अपमान किया हो, जो मंदिर के लगातार खिलाफ में खड़े हो, वो आज जो दयालु आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, जनता उसको देखती है और इस बात को तय करती है कि इस प्रकार के जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए ये सब नहीं चलने वाला है और ये सब नहीं चलेगा। जनता ने 27 में इसका जनता जवाब देगी मूलभूत सुविधाओं के आधार पर, जनता जवाब देगी विकास के आधार पर, जनता जवाब देगी जो उसको विकास की योजनाओं का लाभ मिला है उसके आधार पर। ठीक है दीपक जी, हमारे साथ आचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा शास्त्री जी, आपको वक्त नहीं दे पाई पहले। देखिए, अब ट्रस्ट ने अपना जवाब रख दिया है। चंपत राय ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं, एक भक्तों के नाम पर, एक राम भक्तों के नाम पर और दूसरी एसआईटी के नाम पर, और वो दोनों ही चिट्ठियां वायरल हो गई हैं। अब देखिए, सवाल यही बना हुआ है, क्या अभी भी मास्टरमाइंड कब्जे में नहीं है? सरकार कह रही है कि एसआईटी जांच करे, थोड़ा और वक्त दीजिए, यानी ये वक्त मांगा जा रहा है उन बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय। आपकी आवाज सर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उससे पहले हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रेम शंकर जी जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, हमारे मैनेजिंग एडिटर प्रेम शंकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, देखिए, चंपत राय की चिट्ठियां जो है, जो 2 चिट्ठियां हैं वो उन्होंने लिखी हैं, वो इस समय वायरल हो रही हैं, और दूसरी तरफ सियासत भी देखिए अपने चरम पर है। अब असली राम भक्त और नकली राम भक्त के बीच की लड़ाई शुरू हो गई है। नहीं, सवाल ये नहीं सौम्या जी कि कौन नकली राम भक्त है, कौन असली राम भक्त है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो मीडिया को गोपू बता रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है उसका जवाब उनको देना चाहिए। ये जो राम मंदिर पर यहाँ जाने की कसम खा कर बैठे हुए हैं और आज अखिलेश यादव हिंदुओं की बात कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रस्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं बता रहे कि जो सवाल हमेशा से इन पर उठाया जाता है कि राम भक्तों पर जो गोलियां चलाई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बार बार सवाल उठाते रहे, रैलियों में सवाल उठाते रहे, कहीं उनकी अपनी जो व्यक्तिगत जो बयान आते रहे उस पर सवाल उठाते रहे, और हाल फिलहाल में जब से ये ट्रस्ट का मामला आया है, यहाँ चंदा चोरी की बात हो रही है और वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने एसआईटी जांच करवाई और एसआईटी जांच में जो रिपोर्ट दी उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उनके जो भाई हैं उनके
आने दिया, यानी कि उन्होंने गोलियां चलाई। और ये बार बार मीडिया पर जो सवाल उठाने लगते हैं, जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं होता, जब आपके पास जवाब नहीं होते, तब आप कहते हैं कि मीडिया सरकार के लिए बोबू का काम करने लगा है। मुझे सैयद साहब से सवाल करना है कि सैयद साहब ये बताइए कि जो आपकी जिम्मेदारी थी सरकार में, क्या राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाई गई थी? क्या आपकी सरकार में गोलियां नहीं चली? क्या उसका जवाब आप दे पाते हैं? और जो ये नकली हिंदुत्व की बात जब आप करते हैं तो उसका जवाब, उसके लिए आप मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं। बताइए इस पर आप क्या सफाई देंगे? जी, सैयद अली अब्बास। माननीय एडिटर महोदय की सुन पाया, लेकिन सिर्फ इतना सुन पाया मैं कि राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई। ठीक है, मैं आदरणीय श्री जो भी है, मुझे नाम पता नहीं है क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा था, मेरा ये कट ऑफ चल रहा था। मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा आपसे। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल पूछना, मुझे अब आवाज आई है। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूंगा। हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। नंबर एक मान्यवर ये बता दें कि श्री राम मंदिर कमेटी के निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है? किसको निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया? बताइए, बताया किसने बनाया? हाँ, जिनके आदेश से कार सेवकों पे गोली चली वो तो आपके निर्माण समिति का अध्यक्ष है। ये क्यों है ये बताइए पहले, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए मुझे। मैं ये किसने बनाया? मैं आपको मैं सुनिए, ये जो सवाल आपका है ना, ये सवाल अगर मैं दूंगा ना आपको तो आपको जहर लग जाएगा। वो मैं अगर उस सवाल का जवाब दूं तो आपको लगेगा कि जहर उगल रहे हैं। मैं आपको इस सवाल का जवाब सुनवा रहा हूँ जो आपके ही नेता राम गोपाल यादव ने कहा है। सुनिए, पहले वो सुन लीजिए, पीछे टीम सुनवाइए, वो बाइट सुनवाइए, पहले वो बाइट सुन लीजिए जो सदन में उन्होंने कहा था। सैयद साहब पहले जवाब सुन लीजिए, सुनाई पीछे। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में राजनीतिक और अलोकप्रियता से बचने के लिए बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट इस देश में राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अलोकप्रियता से बचने के लिए बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की, वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके। ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा। चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने, चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको, चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में तो सैयद अली अब्बास, आपने ये बहुत पुराना बयान आपको सुना रहे राम गोपाल यादव का, उस समय महासचिव थे समाजवादी पार्टी के। कोई गम नहीं है, कहा अगर एक बार नहीं कईयों बार ऐसा करना पड़ा तो हम करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और आज आप लोग हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी बने हैं
और जब आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाते तो आप लोग मीडिया पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जब बीजेपी के सवालों का जवाब आपके पास होता नहीं है, जनता के सवालों का जवाब जब आपके पास होता नहीं है। मंदिर में जो लूट हुई है, हम उनको बेनकाब करने के लिए कह रहे हैं, हम उनको सजा दिलाने के लिए कह रहे हैं। आपको क्यों बुरा लग रहा है? जी प्रेम जी, इनको बुरा लग रहा है सैयद साहब, ये आवाज अगर सैयद साहब की है तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सुनिए। आप हर बार मीडिया पर सवाल करना बंद कीजिए। आपके लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं पर बैठे हैं सैयद साहब, आप उनसे बात कीजिए, वो जवाब देंगे आपका। लेकिन आप बार बार मीडिया पर सवाल करते हैं, हम कौन होते हैं? जो आपने किया वो आपके नेता कह रहे हैं, रामगोपाल यादव जी, कि हमने ऊपर चढ़ने दिया, नीचे नहीं आने दिया। और वही योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, वो कह रहे हैं बार बार कि उन्होंने गोलियां चलवाई, और वो मान रहे हैं सदन में कि हमने गोलियां चलवाई। तो यहाँ से मीडिया और एंकर कहाँ से आ जाता है ये साहब? उस वक्त की परिस्थिति में जो भी उस वक्त में जो सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी। और उसमें आपके माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, आप ये तो या तो ये बताइए कि नृपेंद्र मिश्रा जी की ने ये गलत कार्रवाई की थी या उन्हें पक्ष बाद में बात करूंगा। चलिए साहब, बात सीधी है, मैं उसके बाद में बात करूंगा। पहले आप अपने शब्द वापस लीजिए कि मीडिया को आप जो बार बार मीडिया पर आप लोग आरोप लगाने लगते हैं कि मीडिया बोपू, ये मीडिया बोपू वाले शब्द पर आप खेल वेट कीजिए पहले, फिर बात आगे करेंगे। देखिए मान्यवर, आप जो है आप भी जानते हैं, आपको भी देखिए सब पता है कि गोदी मीडिया क्या कर रहा है देश में। सुनिए सैयद साहब, मुलायम जी के सैयद साहब, सुनिए मेरी बात। अरे सैयद साहब सुनिए, नहीं है सैयद साहब सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए। मैं भी 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ सैयद साहब, मैं भी 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि अखिलेश यादव के जमाने में क्या हुआ और मुलायम सिंह यादव के जमाने में क्या हुआ, सपा के जमाने में क्या हुआ। अगर मैं बोलने लगूंगा आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। आप मीडिया को और हमारे एंकर को आप भोपू बोलने का अधिकार नहीं रखते। बड़ा आसान है कि आप किसी को भी भोपू बोलते, मीडिया को भोपू बोल दिया आपने, से बात कीजिए ना। सामने का पक्ष रखते हैं, हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं। कौन कहता है, कौन कहता है बीजेपी का पक्ष रखते हैं? जो सच है, अगर बीजेपी एक भी, मैं दावा कर रहा हूँ, विपक्ष से सवाल पूछता है तो सवाल उठता है। मैं दावा कर रहा हूँ, अगर एक भी फैक्ट, एक भी क्लिप अगर आप निकाल के दिखा दें भारत अपडेट का कि हमने सरकार के पक्ष में अनर्गल बातें की हो और बिना तथ्यों की बात रखी हो, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। आप कहिए कि राजनीति छोड़ देंगे। अगर छोड़िए, इतना इन लोगों को समझाइए कि ये सरकार से सवाल पूछे। नहीं, पहले आप समझ लीजिए, इनको मैं समझा लूंगा। पहले आप समझ लीजिए कि मीडिया वालों को भोपू बोलना बंद कीजिए आप लोग। अगर ऐसा ही हाल रहा तो 2027 में भी आपका यही हाल होगा। पूछेंगे मानिए, तो बताइए 2027 के भी सैयद साहब यही होगा। अगर निगेटिव राजनीति नहीं छोड़ेंगे आप तो अगले साल भी चुनाव में यही हाल होगा। पॉजिटिव राजनीति कीजिए। मीडिया आपके साथ भी नहीं खड़ा है जिसने बीजेपी के साथ खड़ा है, या खड़ा नहीं है या खड़ा नहीं है, दोनों पार्टियों के साथ हम बैलेंस पत्रकारिता करते हैं। जो नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सैयद साहब, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सवाल मैं पूछूंगा। नहीं, आप पहले ये बोलिए, आप खेत वेट करते हैं कि आपने भोपू, आप भोपू, अरे गोदी मीडिया, मैं आपकी बात करूंगा तो क्या बदल नहीं हुआ? अखिलेश के गोदी मीडिया किसने बनाया? इतना तो बता दीजिए ये गोदी मीडिया नाम का कौन क्या किसने बनाया गोदी मीडिया? कौन कहता है गोदी मीडिया? कौन कहता है गोदी मीडिया? अगर गोदी मीडिया होता है सैयद साहब, मैंने सवाल जवाब दीजिए, अगर गोदी मीडिया होता है, ये राम जो भक्त हैं जिसको आप कह रहे हैं राम भक्त का आरोप लग रहा है कि राम, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात है,
सैयद साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये गोदी मीडिया की बात आप कर रहे हैं, अगर गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं तो अयोध्या में जो हुआ, सवाल उठाता है तो आप उसका सवाल ही नहीं सुनते। अच्छा नहीं, ये तो सुनिए। अच्छा मैं मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए सैयद साहब, फिर स्क्रीन आपका है, आप बोलते रहिएगा। एक सवाल मेरा, एक सवाल सुनिए ना। अरे भाई साहब एक सवाल सुनिए, बड़ा अरे भाई एक सवाल सुनिए। मेरा एक सवाल ये, गोदी मीडिया का जो आरोप आप लगा रहे हैं, अगर यही गोदी मीडिया अगर है तो क्या जो राम मंदिर में हुआ चंदे चोरी की जो बात हो रही है और लगातार मीडिया 24 घंटा, चाहे सवाल किसी से भी पूछ रहे हो, चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, कोई भी हो, तो गोदी मीडिया अगर होती तो क्या ये सवाल पूछे जाते, क्या इसकी चर्चा होती, क्या बहस होती, क्या ये मामला गवाह नहीं किया जाता? इस पर तो आप नहीं कह रहे हैं कि आप इन सवालों को लेकर सामने आ रहे हैं, मीडिया इस पर चर्चा कर रहा, बात हो रही है, तो गोदी मीडिया यहाँ गोदी मीडिया आज नहीं है। हाँ जवाब दीजिए सर। मान्यवर देखिए, आपकी एक तो बात जो है कट के आ रही है, मुझे साफ सुनाई नहीं दे रही। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ बड़े आपको आदर सम्मान से कि आप जो है, मैंने 2 सवाल पूछे हैं आपसे। एक तो बताइए ये मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष कौन है और वो आज तक अपने पद पे बने हुए क्यों हैं, जब आप उनके उसके ऊपर आरोप ये भी लगाते हैं कि उन्होंने गोली चलवाई। नंबर 2, जिस दिन घटना हुई चंदा चोरी की, उस दिन जो 5 तारीख को जो बरामदगी हुई थी, उस दिन FIR क्यों नहीं लिखाई? ये राम गोपाल यादव साहब ने आपके सवाल का जवाब दे दिया था जी, बता दें क्यों नहीं लिखाई? नहीं, राम गोपाल यादव जी जवाब दिया ना आपके सवाल का, वही तो सुनवाया हमने, यही जवाब। देखिए, सत्ता पक्ष के जवाब से हम सहमत नहीं है। आपके जवाब, राम गोपाल यादव सत्ता पक्ष के नहीं है, राम गोपाल यादव सत्ता पक्ष के नहीं है, वो आपके नेता हैं। हम सत्ता पक्ष के, उन्होंने कह दिया, उन्होंने जवाब दे दिया। आप ही दे दीजिए जवाब, क्यों नहीं हुआ FIR क्यों नहीं हुई थी, बता दीजिए हमें। क्या FIR होनी चाहिए थी जब बरामदगी हो गई थी? वो किसकी कस्टडी में दिया, ये बता दीजिए। उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? कार्रवाई नहीं हो रही है क्या? इसमें कार्रवाई नहीं? अरे भाई, जब चोरी की घटना हो चुकी थी, माल की बरामदगी हो चुकी थी, तो FIR थाने पे क्यों नहीं हुई, हमें ये बता दीजिए। उस पर समय FIR नहीं हुई तो उस पर संज्ञान मुख्यमंत्री ने लिया कि नहीं लिया, उस पर SIT की गठित हुई कि नहीं हुई? और आज भी मुख्यमंत्री का बयान है कि जो SIT की रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब आपको और क्या चाहिए बता दीजिए मुझे, क्या फांसी पर चोरी सरकार से बिना कार्रवाई किए? देखिए, न्यायालय जो है वो SIT की रिपोर्ट का संज्ञान नहीं लेगा। वो सिर्फ पुलिस की चार्जशीट होगी या जो भी पुलिस का वो होगा कथन, उसका संज्ञान लेगा। आपको अभी इतना तो पता है ही, आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं, कभी भी किसी SIT का संज्ञान जो है कोई न्यायालय नहीं देता। सुनिए सही साहब, मैं बड़ा ही मतलब ज्यादा पढ़ा लिखा संपादक नहीं हूँ, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता, मुझे ये बता दीजिए SIT ने जो अपनी रिपोर्ट दी, SIT ने जो रिपोर्ट दी उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही? SIT का कोई आधार नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कर रही है बीजेपी और ये सरकार क्या कर रही है? ये केस छूट जाएगा, बहुत ही से केस को कमजोर कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, इसको कमजोर कर दिया, आप कह रहे हैं कि इस पर कुछ नहीं होगा। मैं सामने चाहूंगा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है उसका ये जवाब दें। वक्त हो गया, वक्त की कमी है हमारे पास, लेकिन सैयद साहब और तमाम समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं या जो नेता हैं, वो निगेटिव राजनीति करना कम से कम बंद कीजिए। मीडिया पर आरोप लगा देना, मीडिया को गोपू बचा देना, कुछ समझ में आपको नहीं आता, आप काउंटर राजनीति नहीं कर पाते तो आप मीडिया पर चले जाते हैं कि आप गोदी मीडिया हैं। अरे राजनीति कीजिए ना, पॉजिटिव राजनीति कीजिए। ये मीडिया कहाँ चाहते हैं? मीडिया का काम जो है वो अपनी बड़े ईमानदारी पूर्वक किया जा रहा है। अगर ईमानदारी पूर्वक मीडिया ने काम नहीं किया होता
तो आज जो अयोध्या में हुआ, जो जांच हो रही है और जिसको लेकर 24 घंटा लगातार मीडिया में कवरेज है और आरोप जो लगे हैं उसका जो पोस्टमार्टम करते हैं, जिसका ऑपरेशन करते हैं, वो ऑपरेशन मीडिया कर रहा है। और उस पर अगर आप आरोप लगाते हैं भी इस पर सोचना चाहिए। देश की जनता फैसला करेगी कि भारत अपडेट के पैनल पे जो आज कुछ हुआ और जो बार बार आप कह रहे हैं कि मीडिया भरपूर काम कर रहा है, तो आप अपने आप को एक बार देखिए। अगर इसी तरह की निगेटिव राजनीति करेंगे तो 2027 के चुनाव में भी आपका वही हाल होगा जो इसके पहले हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। बातों को उन तक पहुंचा दे रही हूँ, कुछ ऑडियो इशू हो रहा है। देखिए सैयद जी, साफ तौर पर हमारा सिर्फ आपसे ये कहना है, हमारा सवाल आपसे भी है और सरकार से भी यही है। मैंने आपसे बहुत ही एक सिंपल सा सवाल किया था कि बीजेपी ऐसा कह रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं इस मामले पर। आपने पूरी चढ़ाई मेरे ऊपर कर दी, आपने सवालों के कटघरे में मुझे खड़ा कर दिया, मेरे चैनल को खड़ा कर दिया। हमारा सवाल सिर्फ सरकार से यही है कि भैया इतनी बड़ी चोरी हो गई, आपको कैसे नहीं पता चला? जो सवाल आप पूछ रहे हैं वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन जो राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री विपक्ष के लिए कह रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? इस पर अगर आप हम पर चढ़ाई करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन उससे पहले देखिए वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लिप में सैयद जी आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। जी, कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी और नहीं गिराने दिया। और हमने तो कह दिया था कि सरकार कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक हमारी लाश पर भी मस्जिद नहीं गिराई जाएगी और नहीं गिराने दिया। आदित्यनाथ मंचों से कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तो काल्पनिक बताया राम और कृष्ण को, और आज आप लोग कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं। अगर राम भक्त हैं तो अब तक दर्शन कराते। तो ये जो वो कह रहे हैं वो हम आपसे पूछ रहे हैं, इसमें हम कहां से गोदी मीडिया हो गए या हम उनके कहां से पक्ष में खड़े हो गए? सर बोलिए, सर आप ही का मंच है, बोलिए। जो भी मुख्यमंत्री होते हैं वो ना किसी को गोली चलाने के आदेश देते हैं, ना उनके हाथ में ये, ना उन्हें ये ऑर्डर होता है कि वो गोली चलवा दें किसी के ऊपर। और जो माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं वो संवैधानिक बात कर रहे हैं, संविधान के दायरे की बात कर रहे हैं। वो किसी को किसी के गिराने की या उठाने की या बनवाने की बात ना उन्हें अधिकार था, ना है और ना आज के मुख्यमंत्री को है। ये सिर्फ माननीय न्यायालय का अगर आदेश होता उस वक्त में, न्यायालय के आदेश से हुआ है कुछ, उस वक्त में जो भी हुआ था वो एक मॉब के द्वारा हुआ था। जो भी हुआ था वो भगवान श्री रामचंद्र जी के, मैं उन्हीं को कहूंगा कि वो तो उनके लिए हुआ था। ठीक है, अभी जो उस वक्त हुआ जो नहीं हुआ वो बात की बात हो गई सर, लेकिन आज जो राम मंदिर का मुद्दा है उस पर जब हम सवाल जवाब करते हैं, आप लोग जब राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, अगर इतने ही बड़े राम भक्त थे तो इस बात को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखते हुए बड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद रखते, ना कि इस तरीके की राजनीति करते। और सर आइंदा से अगर आप किसी भी डिबेट में बैठिएगा तो अपने सवालों के जवाब दीजिएगा, ना कि मीडिया को कटघरे में खड़े करिएगा। और आप सीख कर आइएगा कि आपको कैसे सरकार के सवालों के जवाब देने हैं, जो आपके अपोजिशन में खड़े हैं उनको कैसे जवाब देने हैं, और 2027 में अपनी वापसी कैसे करनी है, इस पर थोड़ी प्लानिंग करिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।